Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, how are you? Today is our third lecture of technology management. लास्ट लेक्चर में आपको याद है कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये बेसिकली मल्टीपल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मिलकर पूरी एक ये फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई गई है। उससे पहले हमने बैकग्राउंड देखी थी कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। यानी डिपार्टमेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू में बनी थी और उनमें एम्प्लॉयज़ हायर किए गए थे तो उसमें ऐसे था कि अगर कोई मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है तो सिर्फ वो एक ही मैनेजमेंट का काम करते थे, और अगर कोई टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन थी तो वो सिर्फ उसी फेज़ के ऊपर ही काम करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़रूरत महसूस हुई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जैसे जैसे मैनेजमेंट के नए प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो फिर उसमें ये देखा गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक प्रॉफिट में नहीं जा सकती है, उस वक्त तक जो है उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती जब तक कि वो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को कंबाइन ना कर दे। तो उसी को देखते हुए फिर ये फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई गई टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की, और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। लास्ट आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की डेफिनेशन तक पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे ये प्रोसेस फ्रेमवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक है इसका कॉन्सेप्ट, एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब देखें, जब ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रेंड आना शुरू हुआ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के डिसिप्लिन को इकट्ठा करके अप्लाई करने का, तो उसमें जब ये नई नई चीज़ थी तो सबको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था कि टेक्नोलॉजी को किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है, कितने हद तक अप्लाई करना है, कितने बजट में अप्लाई करना है। इसी तरह मैनेजमेंट वाली साइड पे लोगों को नहीं पता था कि कितने एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए, कितने दिन में काम करवाना चाहिए, लीडर किस तरह का अपॉइंट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, उसका फंक्शन क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह काम करेगा, कुछ फ्रेमवर्क्स बना कर दिए गए। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है? बेसिकली ये एक लिखी लिखाई पहले की चीज़ होती है जिसमें हम रूल्स डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर आपने टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है तो फिर ये चीज़ें हैं, ये रूल्स हैं, इस तरह आपने अप्लाई करना है। यानी आपने कौन सी टेक्नोलॉजी को कब अप्लाई करना है, उसके कौन से फेज़ को आपने यूज़ करना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये टेक्नोलॉजी मैच हो रही है या नहीं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे या मिशन था या विजन था, क्या ये टेक्नोलॉजी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगी या नहीं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए फिर हम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे कि जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को अप्लाई करना है तो वो सारी चीज़ें फिर वो देख कर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये इसका पर्पज़ लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट क्यों अप्लाई की जाती है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। यानी सबसे पहले आपने ये करना है, ये इन्वेस्टिगेट करना है कि आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को अप्लाई क्यों कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने का मकसद क्या है, क्या ज़रूरत भी है या अब मतलब वैसे ही वेस्ट ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी को अप्लाई ना करें। आपकी अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 से 3 एम्प्लॉयज़ हैं और उसका बिल्कुल यानी छोटा सा काम है, तो उस सूरत में टेक्नोलॉजी को अप्लाई फिर करने की ज़रूरत है भी कि नहीं, फिर ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आगे है एंड टू क्लैरिफाई इट्स फंक्शंस। अब जो आप टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंक्शन क्या होगा, यानी आप वो किस मकसद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ना कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, अगर ये टेक्नोलॉजी उसके साथ मैच करती है, अगर इसके फंक्शन उसके साथ मैच करते हैं तो आप इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है इसमें, टू क्लैरिफाई इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन आप टेक्नोलॉजी के देखेंगे। तीसरा है वेरियस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मॉडल्स। अब इसमें मॉडल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी सही। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के मॉडल, एक कार्ल मार्क्स मॉडल है, स्टीफन मॉडल है, 8-10 मॉडल हैं जो बड़े फेमस हैं। तो उनमें से कोई भी एक मॉडल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करता होगा आपने वो अप्लाई करना है। आगे है जी फ्रेमवर्क, फिर इसी तरह डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट्स है, एजम्पशंस हैं। एजम्पशन क्या होगा कि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं उससे आपको इतने रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं।
अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पहले ग्रोथ है ना, फॉर एग्जांपल है 200 है, और अब आप एज्यूम कर रहे हैं कि जब आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपकी ग्रोथ 400 पे चली जाएगी या 300 पे चली जाएगी। तो इस तरह के कुछ इनिशियल अजम्पशंस आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एंड प्रपोजल्स दिस फ्रेमवर्क इज़ यूज, और प्रपोजल होंगे इसमें। अब प्रपोजल क्या होता है, आई होप कि आपको पता होगा कि जब आप कोई नया काम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शुरू करने लगते हैं, अगर कोई नया डिपार्टमेंट भी बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रपोजल बनाया जाता है। प्रपोजल के अंदर क्या होता है, उस डिपार्टमेंट की सारी डिटेल होती है। ठीक है, जब आपने कोई नया काम अप्रूव करवाना हो ना, कोई बिज़नेस को एक्सटेंड करना हो या नया बिज़नेस शुरू करना हो, तो उसके लिए आप एक प्रपोजल बनाते हैं। उसके अंदर उस बिज़नेस की ईच एंड एवरी डिटेल लिखी होती है, जिसको फिर आपका बॉस पढ़ता है, और अगर उसको एक्सेप्ट हो तो उसको अप्रूव कर लेता है, अगर उसको उसमें जान ना लगे तो फिर उसको रिजेक्ट कर देता है। तो उसमें फिर आप और क्या बनाएंगे, प्रपोजल बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जी। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके अगर हम जो टेक्नोलॉजी अप्लाई करने लगे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये भी इसका एम लिखा हुआ है कि इसको अप्लाई करने का मकसद क्या है। द ओवरऑल एम ऑफ द फ्रेमवर्क is to support understanding of how technological and commercial knowledge combine to support strategy। अब ये देखें वही बात कि टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल नॉलेज जो है वो स्ट्रेटजी को कैसे सपोर्ट करेगा। अब यहाँ स्ट्रेटजी से मुराद ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है जो आपने बनाई हुई है। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि उन्होंने 500 एडमिशन करने हैं। अब इसके लिए आप टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेंगे, आप सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। अब आपने ये देखना है कि क्या जो डिजिटल मार्केटिंग आप करेंगे एडमिशन्स के लिए, क्या वो आपकी स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती है या नहीं करती। कि आपके कॉलेज में ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेने के लिए सोशल मीडिया का ऐड देख कर आते हैं या नहीं आते, या वो वैसे इश्तिहार देख कर आते हैं, या बैनर देख कर आते हैं, या टीवी की ऐड देख कर आते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटजी होगी उससे मैच करना चाहिए। तो ये सबसे पहला एम तो इसका ये होता है फ्रेमवर्क का। उसके बाद क्या है जी, इनोवेशन एंड ऑपरेशनल प्रोसेसेस इन द फर्म। अब देखें, अब इनोवेशन की बात है तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी उसमें हेल्पफुल होगी। इनोवेशन होती ही टेक्नोलॉजी के अंदर ही है कि कोई नया आप फीचर इंट्रोड्यूस करवा दें। उसके बाद है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये फ्रेमवर्क का वो पर्पस बता रहा है कि हम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या हो सकता है। तो बेसिक इसका पर्पस यही है, आप इसके थ्रू ये देखते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये इसका बेसिक एम होता है। अच्छा, अब ये फ्रेमवर्क से कैसे पता चलेगा कि वो अप्लाई कर पा रही है या नहीं। तो इसके बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं इस मॉडल के। ठीक है, इन 5 जो स्टेप्स हैं इनके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या ये जो स्ट्रेटजी होगी, क्या ये जो हम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अप्लाई करने लगे हैं इंस्टीट्यूट में, ये हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी या नहीं। इन 5 स्टेप्स से गो थ्रू करने के बाद फिर जाके हमें पता चलता है। तो अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन की बड़ी सिंपल सी बात है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस। अब देखें, आपको यहीं से पता चल गया कि आइडेंटिफिकेशन, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हम अप्लाई कर रहे हैं क्या ये हमारे बिजनेस के स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अब स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, हमने कल पढ़ा था कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो स्टार्ट में ही जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेते हैं, यानी जिन्हें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि अगले 10 साल में, 15 साल में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखते हैं, इनको कहते हैं स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने जब टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है आपके बिजनेस स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती है या नहीं करती। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या है जी, स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग।
अच्छा, अब स्कैनिंग से मुराद ये है आपने ऐसी टेक्नोलॉजी आपने स्कैनिंग करनी है, मतलब आपने टेक्नोलॉजी ढूंढनी है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेस्ट फिट हो। अब जैसे मैंने आपको एडमिशन की एग्जांपल दी ना, तो आपने अपने कॉलेज के एडमिशन बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आप टेक्नोलॉजी देखेंगे जो आपके कॉलेज के साथ बेस्ट फिट हो। आप देखेंगे कि फेसबुक के थ्रू ज़्यादा एडमिशन आ सकते हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू, तो आपने स्कैन करना है। ठीक है, उसके बाद है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किया है, आपने टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दी, उसके बाद आप मॉनिटर करेंगे, यानी आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसके थ्रू क्यूरीज आ रही हैं या नहीं, बच्चे इसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं या नहीं। ये होती है मॉनिटरिंग, यानी परफॉर्मेंस को चेक करना कि वो उस तरह से आ रही है या नहीं। तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद है टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग से मुराद है आपने जो टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दी है, सॉरी जी। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ, फोरकास्टिंग। टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग ये होता है जी, फ्यूचर के बारे में देखना कि लेट्स सपोज आपने कोई एक टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दी अपने बिजनेस में, तो फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर के हवाले से देखना। तो आप ये फोरकास्ट करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कितनी देर तक हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की है, फेसबुक मार्केटिंग की है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग की, तो आप फोरकास्ट करेंगे कि कितने अरसे तक हम इसी टेक्नोलॉजी को लेकर चल सकते हैं। ये ना वो ट्रेंड चेंज हो जाए और आप इतना एक्सपेंस लगा दें टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इसमें फिर क्या हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी को फोरकास्ट करते हैं कि कितने अरसे तक यही टेक्नोलॉजी रहेगी। इसके बाद है जी कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन से मुराद है आप देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं शायद फेसबुक के ऊपर। अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो इसका मतलब है आपके पास काफ़ी बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि कस्टमर की उनके साथ ओरिएंटेशन है, कस्टमर्स को पता है इस टेक्नोलॉजी का, वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकते हैं। ठीक है ना, यानी कितने ही बच्चे होंगे जिनके फेसबुक के ऊपर अकाउंट्स हैं। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली आप ऊपर एक इश्तिहार लगा दें, ऐड लगा दें और स्टूडेंट्स देख कर ही आ जाएंगे। तो कस्टमर की इस टेक्नोलॉजी के साथ ओरिएंटेशन होनी चाहिए। आगे है टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस। अब टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस का मतलब ये है, जैसे अब पता नहीं आपको कितनी आती है फेसबुक की मार्केटिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए जो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर तक पहुंचा दे आपको। अगर आप फेसबुक की मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म की, तो वो इतनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए जो आपके कस्टमर को पहचान सके और आपकी ऐड उसी को दिखाए। फिर आती है डाटा कलेक्शन एंड बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग आपको पता होगा क्या होती है। बेंचमार्किंग ये होती है कि आप अपना कोई एक टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, अब टारगेट से मुराद है आप अपना कोई कंपेटिटर सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एलीट कॉलेज है, तो आप कोई सेट कर लेंगे जी हमारा कंपैरिजन सुपीरियर कॉलेज के साथ है, आप फिर अपने आप को उनके साथ मैच करेंगे, ये आप बेंचमार्किंग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फिर आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब ये कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो टेक्नोलॉजी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके बिजनेस के स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती है या नहीं करती। ये इसका ओवरऑल फंक्शनिंग है। ये नीचे वाली डिटेल आप फिर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन। आइडेंटिफाई कर ली, अब आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज दैट आर चूजन टू सपोर्ट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने ऐसी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट भी कर सके, यानी एक टेक्नोलॉजी आप ऐसी लगा दें ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके से संभाली ना जाए, उसका एक्सपेंस इतना हो, या उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ही ना हो, तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है? उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है सिनेरियो एनालिसिस। आप कोई भी पहले से एक सिनेरियो बना लेते हैं कि इस तरह से हम काम करेंगे, ये एम्प्लॉयज़ उसमें इन्वॉल्व होंगे, इस तरह उसके रिज़ल्ट आएंगे, फिर इस तरह हम उसको मॉनिटर करेंगे। तो इस तरह आप सिनेरियो बना के एनालिसिस कर लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पोर्टफोलियो ये होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी ने पहले क्या क्या
अचीवमेंट्स की हुई हैं, उसका पहला पोर्टफोलियो क्या है, उसका आप एनालिसिस करते हैं। अगर अच्छा है उसका पोर्टफोलियो यानी उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज उसको इग्नोर करते हैं। फिर है एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट ये होता है कि जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनसे राय ले लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर है डिसीजन क्राइटेरिया एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस डेफिनेटली अगर वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट ही ना कर सके, इतना पैसे ही ना हो, तो आप उसको फिर सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये है सिलेक्शन में चीज़ें इन्वॉल्व। आगे आ जाती है जी एक्विजिशन। अब जब टेक्नोलॉजी सिलेक्ट होगी तो फिर हम उसको जो है एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, उसकी इंटरनल रिसर्च करेंगे हम, उसके जॉइंट वेंचर करेंगे। जॉइंट वेंचर होता है कि मल्टीपल लोगों का इकट्ठा हो जाना या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का इकट्ठा हो जाना, मोर देन 2। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, अब इसमें ना एक्चुअली हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ जब हमने ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली है तो अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है या ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदे आते हैं या कोई प्रोजेक्ट चेंज होता है या उसकी लाइसेंसिंग चेंज होती है, ठीक है, इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है तो इस तरह की जब चेंजेस होती हैं तो उससे टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक्विजिशन के अंदर देख रहे होते हैं। आपने टेक्नोलॉजी हायर तो कर ली, अप्लाई तो कर ली है, अब उसके बाद क्या वो टेक्नोलॉजी इन चीज़ों को कैटर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये आप एक्विजिशन के अंदर देखते हैं। हाँ, फिर है जी प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी आपने एक बार हायर कर ली है ना, अप्लाई कर दी है, ठीक है, उसके अंदर फिर हम ये करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी कहीं लीक ना हो जाए। लीक ना होने से मुराद ये आपके कंपेटिटर को उसका आइडिया ना हो। अब उसमें फिर क्या होता है, अभी आप आजकल न्यूज़ सुन रहे हैं कि दुनिया की जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, और इन लोगों के वो अकाउंट्स हैक हो गए हैं ट्विटर के। अब जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क यही होता है। तो आपने टेक्नोलॉजी जब हायर कर ली तो आपने नॉलेज और एक्सपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करना है। स्टाफ रिटेंशन से मुराद ये होता है कि आपका जो स्टाफ है वो छोड़ कर ना जाए। रिटेंशन का मतलब होता है रहना, इधर ही रह, जहाँ पे कोई है काम कर रहा है उधर ही करता रहे, छोड़ कर ना जाए। फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपने प्रोटेक्शन के अंदर देखनी है। लास्ट चीज़ इसमें होती है जी एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है कि टाइम के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है क्या वो पुरानी तो नहीं हो रही, उसके अंदर कोई नए फीचर तो नहीं आ रहे, ठीक है, उसका लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है, उसके अंदर बग तो नहीं आया, क्या उस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई अपडेट आई है। इस तरह की चीज़ें जो आप वो एक्सप्लॉयटेशन के अंदर देखते हैं। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक टेक्नोलॉजी अप्लाई की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका लाइसेंस 1 साल के लिए, तो वो 1 साल के बाद जब वो लाइसेंस एक्सपायर होगा तो आपका सॉफ्टवेयर वो बंद हो जाएगा, तो उससे आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही बैठ जाएगी। तो इससे पहले आप ये सारा कुछ फ्रेमवर्क के अंदर डिसाइड कर देते हैं कि आप टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर ये चीज़ें हमने पहले से ही देखनी है। ठीक है जी, ये है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क। जब भी आप टेक्नोलॉजी अप्लाई करने लगेंगे तो उससे पहले इन सारी चीज़ों को माइंड में रखेंगे। अच्छा, अब इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट क्या क्या कर सकती है जी। सबसे पहली है हैव द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू परफॉर्म प्रोटेक्शन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्शन देती है। इससे दूसरे नंबर पे क्या है, यू लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज़, डेफिनेटली। अच्छा, ये आप पढ़ लेंगे, इतने मुश्किल नहीं है। इनोवेशन मैनेजमेंट होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, नॉलेज मैनेजमेंट होती है, ये सारा कुछ, यानी ये इसके एक तरह से एडवांटेजेस बता रहे हैं। जब आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे क्या एडवांटेजेस आएंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। इसमें जो मेन था ये तो एक तरह से एडवांटेजेस ही आप देख लेंगे इनको। फ्रेमवर्क को हमने डिस्कस किया है, इसमें से ये 5 पॉइंट को इनके। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, कि मॉनिटर करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, इंटेलिजेंस देखेंगे वगैरह वगैरह न्यू टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे। अब उसकी सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, हम बेंचमार्किंग करेंगे, डिसीजन एनालिसिस करेंगे, इससे हम टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक्विजिशन होगी, ठीक है जी।
एक्विजिशन के बाद हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके लाइसेंसिंग वगैरह को देखेंगे और फिर उसकी फाइनल में प्रोटेक्शन भी करेंगे, उसके लाइसेंस वगैरह को देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, इसको पढ़ के आइएगा। अगर कल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट, क्वेश्चन पूछते हुए हेजिटेट ना करें बिल्कुल भी। आई एम अवेलेबल 24/7, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।